करीब 13 या 14 साल का एक मंदबुद्धि बालक अपनी मां को काफ़ी देर से तलाश कर रहा था। कभी इस घर में, कभी उस घर में, इस तरह से लगातार वो जा रहा है और आवाज़ लगा रहा था। जब गांव के एकदम किनारे पर पहुंचता है तो रात का अंधेरा था। उसने अपनी आंखों से देखा 4 लोगों ने उसकी मां को हाथ और पैरों से पकड़ा हुआ था। वो देख रहा है कि उसकी मां के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। लड़का कुछ बोलता नहीं है और उन चारों के पीछे पीछे चल देता है। गांव से लगभग 500 मीटर दूर जाने के बाद ईख का खेत होता है। ईख के खेत के किनारे पर उस लाश को रखा जाता है और लाश रखने के बाद उनमें से 3 लोग बारी बारी से गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। वो मंदबुद्धि बालक अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। तभी उन चौथे व्यक्ति ने उस लाश के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूना शुरू कर दिया और तभी छूते छूते उसने भी अपने कपड़े उतारकर उस लाश के साथ गंदा और घिनौना कृत्य करना शुरू कर दिया। जब वो चौथा व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ये 3 लोग जो कब्र खोद रहे हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि कितनी देर से पहले तुम कर चुके हो, अब फिर से दोबारा यही काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, सब छोड़ो यहाँ से। इसी बात को देखते हुए जो गंदा घिनौना कृत्य कर रहा है वो व्यक्ति नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होकर कहता है कि जो तुम्हें करना है वो करो, मैं यहाँ से चला। जैसे ही वो यहाँ से चलता है, आगे जाता है गाँव की तरफ, तो रास्ते में देखता है कि उस महिला का जो बेटा है, जो मंदबुद्धि है, वो अपनी आंखों से ये सब दृश्य देख रहा था। तभी वो चौथा व्यक्ति घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए वापस पीछे जाता है। जाकर अपने साथियों से कहता है कि ये सब जो हम कर रहे हैं या ये सब जो हमने किया है, इसका बेटा अपनी आंखों से देख रहा है। अब क्या करना है? आगे जो होता है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ना तो उन हत्यारों ने की थी, ना ही उस बच्चे ने की थी और ना ही गाँव के बाकी लोगों ने की थी। इस घटना को भले ही 4-5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इस घटना के बारे में सुनने के बाद लोगों के अंदर से सिरहंसी पैदा हो जाती है। लोग घबरा जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, ये सोचकर कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना खौफनाक कदम, इतना भयानक कदम महज छोटी सी बात के लिए कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़ और इसी ज़िले का थाना लगता है छर्रा। छर्रा थाना क्षेत्र का गांव है सतरापुर। बात कर रहा हूं 8 अक्टूबर 2016 की। रात लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला दूसरे घर में पास में ही कुछ सामान ले निकली जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खोलकर अपनी आंखों से देखती है कि इस घर की एक बेटी है, सबसे छोटी, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं पड़ा हुआ है, हाथों में उसके आटा लगा हुआ था और वो मरी हुई पड़ी हुई है। जैसे ये अपनी आंखों से देखती है, वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है। उस चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गांव के बाकी लोग भी सुन लेते हैं और जैसे ही गांव के बाकी लोग सुनते हैं तो धीरे धीरे करके पूरे गांव का जमघट यहाँ पर लग जाता है। आखिरकार सब लोग परेशान थे कि इस लड़की को क्या हुआ है, किसने इसके साथ ऐसा किया है। कपड़े तन पर नहीं थे, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तभी इस घटना की सूचना दी जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन छर्रा में। शत्रुघ्न उपाध्याय इस यहाँ के एसएचओ होते हैं और जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है तुरंत वो सूचना देते हैं आईपीएस ऑफिसर राजेश कुमार पांडे को, जो कि अलीगढ़ के एसएसपी थे। सूचना मिलते ही वो थोड़ा घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो कहते हैं एसएचओ से कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुरंत ही घटनास्थल पर पहुँचता हूँ। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और भी जो एफएसएल टीम थी घटनास्थल पर भेजी जाती हैं। तभी एक और सूचना मिलती है कि इस लड़की की माँ और इस लड़की का भाई दोनों गायब हैं। आखिरकार वो कहाँ हैं? आसपास के घरों से लेकर सभी जगह उनको तलाश कर लिया है, वो नहीं मिल रहे हैं। करें तो क्या करें? पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है। रात के लगभग 10-11 बज जाते हैं। गांव के लोगों की मदद से इन बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते कई घंटे का वक्त हो जाता है। तभी पता चलता है कि 500 मीटर दूर उस लड़की की माँ की लाश है। पास में ही 2-3 फावड़े रखे हुए हैं, गड्ढा खुदा हुआ है, लाश पर कोई कपड़ा नहीं था। अब बेटे की लाश की तलाश थी। बेटा कहाँ गया है, किस हालत में है, कैसा है, सभी की ज़ुबान पर एक सवाल था। पुलिस वाले अब उस तीसरे जो लड़का है, जो थोड़ा मंदबुद्धि है, उसकी भी तलाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब तक 2 लोगों की लाश मिल चुकी है, जिसमें अनवरी बेगम है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है और कौसर जहाँ है जिसकी उम्र लगभग 12 साल है, उसकी बेटी। लेकिन मंदबुद्धि जो बच्चा है उसका अभी अता पता नहीं है। जो डॉग स्क्वाड मौके पर आया है
उसकी मदद से पता चलता है कि जहां मां की लाश पड़ी है, मां की लाश से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक लाश और पड़ी हुई है। वो होती है अजीम उर्फ डॉन की, जो कि मंदबुद्धि बालक है। अब 3 मर्डर होने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। इस महिला का एक और बेटा है जिसका नाम शमीम है। शमीम बाहर रह के नौकरी करता है, काम करता है, जहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई का खर्च उठाता है। बेहद गरीब परिवार है, एक वक्त का खाना मिल जाता है, दूसरे की उम्मीद भी नहीं हो पाती मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में इनका मर्डर कौन करेगा, यही एक बड़ा सवाल था। पुलिस वालों को लग रहा था कि दिन निकलेगा जैसे ही वैसे ही यहाँ पर लोगों का जमघट लग जाएगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा और पुलिस ने अगर खुलासा नहीं किया तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए पुलिस ये कोशिश कर रही थी जितनी जल्दी हो सके इन हत्यारों का पता निकाला जा सके। तभी कुछ ही देर बीतते हैं और कुछ ही देर बीतने के बाद जो लड़के, इस महिला का लड़का होता है बड़ा, जिसका नाम शमीम है, शमीम एक तहरीर लिख कर देता है थाने में और तहरीर में कहता है कि मेरी माँ का कत्ल, मेरी बहन का कत्ल, मेरे भाई का जो कत्ल किया है वो वर्तमान प्रधान है उसके परिवार के लोगों ने किया है। नामजद तहरीर देता है जिसमें नेक मोहम्मद होते हैं, शहजाद गोला पुत्र सईद होते हैं, रियासत पुत्र शहजाद खां, रियासत पुत्र सुलेमान खां, सज्जाद, मतलब 6 लोगों के खिलाफ वो नामजद तहरीर दी जाती है। पुलिस की सांस में सांस आती है, पुलिस खुश हो जाती है जैसे क्या पकी पकाई कोई खीर होती है। पुलिस के लिए ऐसा लग रहा था बहुत आसान है, लेकिन ये पुलिस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। जैसी तहरीर आती है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इन सभी के फ़ोन की लोकेशन जब निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि इन लोगों की फ़ोन की लोकेशन गांव में है ही नहीं और ये गांव में ना दिन में थे ना रात में थे। पुलिस ने इनकी CDR निकलवाई तो इस घर से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। तभी पुलिस के सामने एक और चुनौती आ जाती है। जो गांव का पूर्व प्रधान होता है, जिसने अभी हाल ही में इलेक्शन लड़ा था, जो हार जाता है, खालिद, वो भी मौके पर आ जाता है और हंगामा करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये लोग मरने वाले कोई और नहीं थे, उसके परिवार से थे। मुकदमा दर्ज हो चुका था, अखबारों में छप चुका था, सोशल मीडिया पर लगातार आ चुका था, टेलीविज़न पर खबर चल रही थी कि माँ बेटी के बलात्कार के बाद सीधा बेटे की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हो जाता है कि बलात्कार नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार होता है। इनके साथ बेइंतहा मारपीट होती है, मरने के बाद भी लाश के साथ भी बलात्कार किया जाता है। कौन है, किसने किया है, तहरीर तो मिल चुकी थी, मुकदमा दर्ज हो चुका था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन लोगों से जब पूछताछ करने की कोशिश की तो पुलिस ने अपने तरीके से बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन नामजद लोगों में से जो 6 आरोपी हैं उनमें से किसी ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि हमने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, करें तो क्या करें। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था। न केवल गांव के बल्कि आसपास के लोग भी आ जाते हैं। सांसद, विधायक से लेकर स्थानीय नेता भी इसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। हर किसी की एक ही मांग थी कि इस घटनाक्रम का जितनी जल्दी हो सके खुलासा करिए, नहीं तो सही नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे करके 15 दिन, 20 दिन, महीना, जब 2 महीने बीत जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इस मामले की जाँच कर रहे थे SHO शत्रुघ्न उपाध्याय और ASP अमानत खान, जो IPS 2013 बैच के IPS होते हैं। लेकिन जब वो अपनी स्तर से जांच करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं तो जिनका नाम लिखवाया गया था वो जांच में कहीं ना कहीं थे ही नहीं। उनका लग रहा था कि इनका नाम जैसे जानबूझकर लिखवाया गया है, जैसे कि किसी तरह की कोई रंजिश निकाली गई है। पुलिस को जब कोई सबूत नहीं मिल रहा है तो ये IPS ऑफिसर अमानत खान कहते हैं कि यदि इनको जेल भेज दिया गया तो इनका जेल से छूटना आसान नहीं है। फांसी की सज़ा हो जाए तो शायद वो भी कम होगी और ये बेकसूर हैं, ऐसा मेरा दिल कहता है। IPS ऑफिसर लगातार उच्च अधिकारियों को मैसेज दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से गांव के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पुलिस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। अखबारों में डेली ये छप रहा था कि नामजद मुकदमा हो गया है, उसके बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस की नाक के नीचे घूम रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। पुलिस पे लगातार दबाव बढ़ता है। जब 2 महीने बीत जाते हैं, गांव से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली में भरकर सैकड़ों की तादाद में लोग DM कार्यालय पहुंच जाते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं और हंगामा होते होते DM और SSP इन्हें किसी तरह से समझाकर शांत करते हैं। तभी एक पुलिस वाला अपनी आंखों से देखता है कि जो लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कार्यालय से, इनके DM कार्यालय से बाहर उनके लिए बिरयानी का इंतज़ाम किया गया था। बहुत बढ़िया बिरयानी खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो गाँव वाले खुश थे या परेशान थे, ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ आकर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि पुलिस पे लगातार दबाव बन रहा था। पुलिस वालों ने उनसे फिर से रिक्वेस्ट की कि हम इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो।
परेशान मत हो। गांव वालों को किसी तरह से समझा बुझाकर भेज दिया गया। ये गरीब परिवार था। गरीब परिवार में जहां 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं था, वहां बिरयानी चल रही है, वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। पुलिस के लिए ही ये एक चुनौती वाली बात थी। पुलिस ने इसी प्रकरण पर जब जांच करने की कोशिश की तो पता चलता है कि गांव का जो पूर्व प्रधान है, जिसका नाम खालिद है, वो सब ये खर्चा उठा रहा है। और पुलिस वालों ने जब इस शिकायती पत्रों की रद्दी को इकट्ठा किया, उसको जब देखते थे तो हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन लगभग 10-10 किलो रद्दी इकट्ठी हो जाया करती थी शिकायती पत्रों के आधार पर। इतनी ज़्यादा शिकायतें लखनऊ से लेकर ज़िले पर हर जगह की जा रही थी। पुलिस पर जब जितना दबाव बढ़ रहा था, पुलिस उतनी ही परेशान थी और वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे दौड़ रहा था। अब न केवल 2 महीने गुजर जाते हैं, बल्कि 3 और 4-5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस हत्यारों के करीब नहीं थी, बहुत दूर थी। पुलिस को लगता था जिनके नाम लिखे गए हैं, यदि उनको जेल भेज दिया गया तो उनके हाथ से पाप हो जाएगा। लेकिन पुलिस अपने काम से लगी हुई थी। तभी उनके दिमाग में आता है कि जो व्यक्ति लगातार खर्च कर रहा है, जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, आखिरकार वो इतनी शिद्दत से क्यों लगा हुआ है, क्या वजह है। तभी पुलिस उसके मोबाइल की CDR निकलवाती है। CDR जब निकलवाती है तो पता चलता है कि CDR के आधार पर ये पता चलता है उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध नाम थे जो राजस्थान के भरतपुर इलाके से भी कांटेक्ट में थे, जो कि मेवाती लोग थे, और वही लोग उस दिन उस घटना स्थल पर भी थे। तब पुलिस ने ऐसे ही संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, तो पुलिस को पूछताछ करने में 24 नहीं, 36 नहीं, बल्कि 48 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। 48 घंटे तक पुलिस उनके साथ मशक्क़त करते रहती है। आखिरकार वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद जो सामने आता है वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला था, परेशान करने वाला था। दरअसल 30 सितंबर 2016 को रिज़ल्ट आया था, और रिज़ल्ट में खालिद चुनाव जो ग्राम प्रधान का होता है वो हार जाते हैं, परवीन जीत जाते हैं। तभी वो चैलेंज करता है इस वर्तमान प्रधान से, कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तुम्हारी प्रधानी चलने दूंगा, इससे ज़्यादा प्रधानी तुम्हारी चलने नहीं दी जाएगी। इसी चैलेंज के साथ उसने अब प्लान बनाना शुरू कर दिया कि कुछ तो किया जाए। अब ऐसे में उसने सोचा कि अपने ही समर्थकों का यदि मर्डर कर दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है उस पर नाम लग जाएगा, उसको हम जेल भेज देंगे, वो जेल चला जाएगा, तो यहाँ पर पुनः चुनाव होगा, री-इलेक्शन हो जाएगा। कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी। और इसके लिए जो गांव का एक बहुत ही गरीब परिवार था, जिसका मुखिया होता है इसरार, जो कि सन 2011 में ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और उसकी पत्नी होती है दिलावरी बेगम उर्फ़ अनवरी बेगम। उसका एक बेटा होता है शमीम, दूसरा बेटा उसका होता है अजीम उर्फ़ डॉन, तीसरी उसकी एक बेटी होती है कौशर जहां, जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। इस परिवार को चुना जाता है। यहाँ फिर हत्या का जो एक ही इरादा था, सिर्फ उनको मारना था अनवरी बेगम को। अनवरी बेगम अपने पड़ोस में जो उसका भतीजा लगता है सैदू, उसके यहाँ पर हर रोज़ 6:30 बजे के आसपास दूध लेने के लिए जाया करती थी। और ये दिन चुना उन्होंने 8 अक्टूबर 2016 का। जैसे ही अनवरी दूध लेने के लिए शाम को 6:30 बजे के आसपास अपने पड़ोस में जाती है, पड़ोस में जाने के बाद दूध लेने के लिए उसने अपना बर्तन आगे किया, तो उस घर के अंदर पहले से ही 4-5 लोग मौजूद होते हैं। 4-5 लोग जब मौजूद होते हैं तो उसके एक तन से एक एक कपड़ा उतार लेते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बारी बारी से उस बुज़ुर्ग महिला के साथ रेप करते हैं। थक नहीं जाते जब तक रेप करते हैं, वो रेप करते करते वो महिला मर जाती है। मरने के बाद भी उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे। जब लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं, उनका मन भर जाता है इस सब करने से, क्योंकि इसको इन्होंने प्लानिंग का हिस्सा बनाया था। जितना ज़्यादा गंभीर अपराध करेंगे उतनी ही ज़्यादा बड़ी सज़ा सामने वालों को मिलेगी। ऐसे ही सोचकर उन्होंने ये अपना काम कर रहे थे। उधर जो बेटी है वो घर में अकेली है, कौशर जहाँ। रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। माँ जब वापस घर में लौट कर नहीं आई थी, वो थोड़ा परेशान हो जाती है। आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते उसका बड़ा भाई अजीम उर्फ डॉन मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही अजीम उर्फ डॉन मौके पर पहुंचता है, तभी वो अपने भैया से कहती है कि भैया, माँ दूध लेने के लिए गई थी, काफ़ी देर हो गई है, जाकर देख के तो आओ, पता तो करो आखिरकार माँ है कहाँ। तभी अजीम वो इधर उधर, क्योंकि वो मंदबुद्धि है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसको फिर से दोबारा समझाती है कि माँ को ढूंढ के लेके आओ। तभी वो लड़का माँ को ढूंढने के लिए जब जा रहा था, तो जाते हुए पे रास्ते में उसको सैदू के घर से थोड़ा सा आगे निकलते हुए, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, स्ट्रीट लाइट में वो अपनी आंखों से देखता है 4 लोगों ने उसकी माँ को पकड़ा हुआ है, हाथ पैरों से उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। और जैसे ही जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं, एक व्यक्ति के हाथ में फावड़े होते हैं, 4-5 लोग उसमें शामिल होते हैं।
अब यहाँ से वो लड़का उनके पीछे पीछे चल देता है। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को आवाज़ लगाए, अपनी माँ के बारे में कुछ कहे। तो जैसे ही गांव से लगभग 500 मीटर दूर ईख के खेत के किनारे उस लाश को रखा जाता है, अब उसकी कब्र खोदना शुरू कर रहे थे, यानी कि उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे या नहीं दबाने की कोशिश कर रहे थे पता नहीं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति की नीयत फिर से बिगड़ जाती है। वो कहता है कि क्यों ना मैं एक बार इसके साथ और रेप करूं। तभी उनमें से लोग कहते हैं कि कुछ तो शर्म करो, अभी तो तुमने इतना इससे परेशान किया, इतना सारा इसके साथ गलत काम किया, घिनौना कृत्य किया है, अब फिर इसके साथ रेप करोगे। तभी वो कहता है एक बार करूँगा। तभी उसने उसके साथ, उस लाश के साथ ऐसे ही घिनौना और गंदा काम कर रहे थे। घिनौना गंदा काम करते करते उसके जब उनमें से एक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसको चांटा मार देता है खींच के। गुस्से में कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लाश के साथ ऐसा कर रहे हो। तभी वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। कुछ ही आगे चल कर देखता है कि उसका बेटा भी वहीं पास में ही है, और जैसे ही वो अपनी आंखों से उसके बेटे को देखता है, अजीम को देखता है, अजीम वहाँ से भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। वो बैठा हुआ अपनी माँ को वैसे ही देखता रहता है। उनमें से एक साथी जो अभी देखा था, उसने अपनी आंखों से दौड़ता कहता कि इसका जो बेटा है अजीम, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब वो गांव वालों को सब बता देगा और जो हमारी प्लानिंग है सबका भंडाफोड़ हो जाएगा, इसलिए क्या करें। तभी वो दौड़ते हुए जाते हैं तो वो लड़का बैठा हुआ बड़े इत्मीनान से वहीं मिलता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे माँ के साथ क्या हुआ है या मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी उस लड़के को उठाया जाता है। उठाने के बाद उसे और जंगल की तरफ लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद उस लड़के का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके शरीर पर भी कपड़े जो थे उसे उतार के फेंक देते हैं ताकि लोगों को कुछ कन्फ्यूज़ हो, कुछ हो। अब ये सब काम करने के बाद उन्होंने उस लाश को भी वहीं छोड़ा, बेटे की, और माँ की लाश को भी वहीं जो गड्ढा खोदा है उस कब्र के पास छोड़ छाड़ के अब गांव की तरफ आ रहे थे। उधर जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, बेटी आटा गूंद रही थी, तो बेटी खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। भैया गया, वो वापस लौट के नहीं आया, माँ गई, वो वापस लौट के नहीं आई। तभी वो अपनी माँ को ढूंढती ढूंढती जब सैदू के घर की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में वही 4-5 लोग जब वापस आ रहे थे तो उस आवाज़ लगा रही थी। तब आवाज़ लगाते लगाते उन लोगों की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। तो वो सोचते हैं कि अगर इसने हमें आता हुआ देख लिया है तो हो सकता है अजीम उर्फ डॉन यानी कि मंदबुद्धि बालक की तरह इस लड़की कौशर जहाँ ने भी हमें शायद ये सब करते हुए देख लिया है, ऐसा ना हो ये पोल खोल दे। तभी वो 5 लोग उस लड़की को भी उठाते हैं और सैदू के घर के अंदर ले जाने के बाद उसको उठाने के बाद सीधा जंगल की तरफ खींचते हुए लेके जाते हैं, और जंगल में लगभग इन दोनों की लाश से अलग 500 या 1000 मीटर की दूरी पर वहाँ ले जाने के बाद उस लड़की के साथ रेप करने लगते हैं, बलात्कार करने लगते हैं। बारी बारी से वो सब कर रहे थे। पता नहीं चलता कि जब ये पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी तो पता ही नहीं चलता कि वो लड़की कब मर जाती है, क्योंकि 12 साल की लड़की होती है। वो अपना दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद भी उसके साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य कर रहे थे। जब वो थक जाते हैं, थकने के बाद फिर वो सोचते हैं कि आखिरकार क्या करें। तब वो कहते हैं कि क्यों ना इस लाश को ले जाकर इस लड़की के घर पे ही छोड़ देते हैं। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का या 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस लाश को उसी के घर के अंदर रख देते हैं, और रखने के बाद उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो जैसे ही घर से निकलते हैं तुरंत ही एक पड़ोस की महिला अपनी आंखों से वो देखती है कि घर में लाश पड़ी हुई है, और पुलिस वालों तक बात पहुंचती है। पुलिस वालों ने इस खालिद को गिरफ़्तार किया, उसके साथियों को गिरफ़्तार किया, लेकिन गिरफ़्तार करने में पुलिस को लगभग 13-14 महीने का वक्त लग जाता है। कई लोगों पर पुलिस 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित करती है। और इस खालिद से जब पूछताछ करते हैं तो ये बताता है कि इसने चुनाव जीतने के लिए राजस्थान का भरतपुर ज़िला है, वहाँ का गोपालगढ़ है, पिपरोली एक गाँव लगता है, उस्ताद हाजी दुल्ला उसके पास जाते हैं। कहते हैं कि उस्ताद जी हमें चुनाव लड़ना है, मैं चाहता हूं कि विपक्षी वो हार जाए और मैं चुनाव जीत जाऊं, इसके लिए कुछ ऐसे उपाय, ऐसा टोना टोटका करो जिससे क्या मैं चुनाव जीत जाऊं। वो कहता है कि इसके बदले में आपको 13,000 रुपये देने पड़ेंगे। 13,000 रुपये से कुछ जादू टोना टोटका के लिए जो कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, वो सब दिया जाता है। लेकिन चुनाव में लोग उसको वोट ना करके उसके विपक्षी को वोट करते हैं, वो जीत जाता है। तब उसकी जो ये टोना टोटका वाला था ये कुछ कामयाब नहीं होता, और चुनाव जैसे ही वो हारता है तो वो बौखला जाता है। सोचता है कि अपने प्रतिद्वंदी को जिसने मुझे हराया है उसको किस तरह से सबक सिखाएं, और इसीलिए उसने सबक सिखाने के लिए गांव के ही अपने ही परिवार की उस महिला को, जिससे सगे भतीजे से उसका गंदा घिनौना कृत्य कराया, कुछ लोग बाहर के थे उनको भी बुलाया जाता है, उनसे भी कराया जाता है। पुलिस की जाँच में पता चलता है कि इसमें खालिद, शकील, सैदू, अयूब, बबलू, रियाजुद्दीन, जावेद, छुटुल्ला
और 2 अज्ञात लोग। इसमें टोटल मिला के 10 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे जिन्होंने उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया था। जब ये बात कई महीने बीत जाने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि एक चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने इतना बड़ा, इतना घिनौना कृत्य किया है, तो वो वाकई अपने आप में बहुत ही शर्मनाक होता है। जब ये घटना लोगों की ज़ुबान पे आती है तो लोग सोचकर परेशान हो जाते हैं। इस घटना को सन 2016 में घटी थी। शायद अभी तक भी इसकी निचली अदालत से कोई इसमें फैसला नहीं आया है। स्थानीय लोगों की मांग ये है कि इन आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कम से कम फांसी के तख्ते पर इनको पहुंचाना चाहिए। आगे क्या होता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है, तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन जो भी माँ बेटी और बेटे के साथ होता है वो वाकई बहुत गलत होता है। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था उन्हें वाइज्जत, उन्हें बरी किया जाता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता। यदि पुलिस उस तहरीर को ही सही मान लेती तो शायद उन 5-6 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।